हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान पार्ट 3 इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो कि हम एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जिसको हमने इस अभियान को चालू रखा है। तो दोस्तों, ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में अभी तक आपने जान लिया कि भारत का नाम कैसे बना और हिंदुस्तान या इंडिया नाम कैसे पड़ा और इतिहास कितने हिस्सों में बटा है, 3 हिस्सों में बटा है। उसे जानने के लिए 4 तरीके थे, वो भी मैंने आपको बताए थे। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया था कि वेद कितने होते हैं और उन वेदों में क्या क्या प्रमुख वेद हैं उनके बारे में बताया था, और पुराणों के भी बारे में बताया था। जो भी कुछ 18 प्रकार के पुराण होते हैं और उनमें कौन कौन सी संहिताएं और कौन कौन सी स्मृति प्रमुख है, स्मृति ग्रंथ, तो ये सब मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में। तो हमारे भारत के बारे में बहुत से विदेशी यात्रियों ने यहाँ पे आके लिखा था, इसके बारे में, भारत के संबंध के बारे में लिखा था और अलग अलग राजाओं के बारे में लिखा था, अलग अलग उनके वंशों के बारे में लिखा था। और ऐसा ही पूरा हमें पता चलता है अलग अलग ग्रंथों से। तो हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनानी रोमन लेखक, उसके बाद हम बात करेंगे जो और भी अन्य प्रकार के अलग अलग लेखक आए थे, अरबी लेखक वगैरह, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यूनानी रोमन लेखक, ग्रीक रोमन राइटर्स। अब आप जानते होंगे यूनान मतलब ग्रीक, जिसको हम ग्रीस भी बोलते हैं, ओलंपिक्स वगैरह वहीं से स्टार्ट हुआ है। रोमन रोम जो है कंट्री, उसके बारे में भी आपको पता होगा, है ना, रोम इटली वगैरह। और इनके जो प्रमुख राइटर हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टेसियस के बारे में। तो दोस्तों, टेसियस एक ऐसा राइटर था जो कि ईरान से आया था। ठीक है, ईरान का एक राजवैद्य था। ये राजवैद्य मतलब आप समझ सकते हैं कि चीफ डॉक्टर, जैसे आपने देखा होगा कहीं भी मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं, उनमें एक हेड डॉक्टर रहता है। तो वैसे ही उसी प्रकार का ये राजवैद्य था, रॉयल डॉक्टर वगैरह था ये। और इसने हमारे भारत के बारे में बहुत ही अनोखी इनक्रेडिबल बातें करी हैं और बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें बताई हैं। और इसकी बातें जो थी वो रिलेटेबल नहीं थी और मिसगाइडिंग थी, अविश्वसनीय थी। मतलब उसमें एकदम अपन को रियलिटी टाइप की नहीं लगती यदि अपन उसको जानते हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ मनगढ़ंत टाइप की बातें बता दी हैं हमारे भारत के बारे में, जो कि सच सी प्रतीत नहीं होती, इसलिए अविश्वसनीय लगती थी हमें। तो इस पे ज्यादा हम भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आप इसका नाम याद रखिएगा, टेसियस, जो कि ईरान का था। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टेसियस कहां का था, तो टेसियस ईरान का था। ठीक है, अगला आता है हेरोडोटस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है पूरी हिस्ट्री में। मतलब भारत की हिस्ट्री में ही नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, क्योंकि इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हिस्ट्री का जनक, इतिहास का जनक कहा जाता है इसको। इसी ने, ऐसा कहते हैं कि इतिहास की रचना की थी, इतिहास सब्जेक्ट की। इसने सबसे पहले एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका नाम की। उसी के बाद से यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और इतिहास के जनक के रूप में, फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में माना जाने लगा। तो दोस्तों, 5th सेंचुरी बीसी में इसने इंडिया पर्सिया के बारे में बताया था। इंडिया पर्सिया के क्या रिलेशन थे उसके बारे में बताया था। तो 5th सेंचुरी बीसी मतलब आप समझ लीजिए अभी हम 2000 एडी में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी एडी में। 5th सेंचुरी बीसी मतलब आज से लगभग 2000 साल तो ये हो गए। और 5th सेंचुरी मतलब 600 साल, मतलब 2600 साल के करीबन पहले इसने ये सब इंडिया पर्सिया के रिलेशन वगैरह के बारे में बताया था। अब हम तो इसको दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिएगा, हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस है। इसने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका लिखी थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं उन 3 राइटर्स पे जो मतलब राजा, उनके बेटे और उनके भी बेटे उनके काल में आए। तो सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य में, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
तो इनके बारे में बात करेंगे कि इनके समय में कौन सा राइटर आया था, कौन सा लेखक या राजदूत जिसको हम एम्बेसडर बोलते हैं, वह विदेश से आ रहा था। उसके बाद इनके जो पुत्र थे बिंदुसार, उनके समय में कहां किस देश से राजवैद्य या राइटर आया था या एम्बेसडर आया था। आपने एम्बेसडर का नाम सुना होगा या एम्बेसी वगैरह सुनते होंगे, तो वैसे ही यहाँ के विदेश से भी राजदूत हमारे देश में आए थे उस समय भी। और उसके बाद बिंदुसार के पुत्र हुए सम्राट अशोक। इनके बारे में तो आप जरूर ही जानते होंगे, क्योंकि हमारे देश का जो अशोक चक्र है इन्हीं से मिला है कहते हैं। ठीक है, अशोक के बारे में तो कौन नहीं जानता, कलिंग युद्ध वगैरह भी हुआ था, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो इनके समय में भी एक राइटर बाहर से आया था, एक राजदूत आया था, तो उसके बारे में भी हम अब बात करेंगे। दोस्तों, आप इससे पहले कि ये जाने कि मौर्य कालीन में मौर्य एम्पायर बिल्ड हुआ था, जो कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। अर्थशास्त्र मैंने उसके बारे में भी आपको बताया था। उनके समय कौन कौन से राइटर्स आए थे या कौन कौन से राजदूत आए थे, उससे पहले आपको जानना होगा कि अलेक्जेंडर III, जिसको सिकंदर महान बोलते थे, उनके साथ में कौन कौन से लेखक आए थे, कौन कौन से राइटर्स आए थे। तो क्योंकि ये भी उसी के समय पर थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले ही थे और उसी समय पे थे, आसपास में थे। तो सबसे पहले इनके साथ में 3 लोग आए थे। एक था नियार्कस, दूसरा था ओनेसिक्रिटस और तीसरा था ओसिटबुलस। तो दोस्तों, ये 3 लेखक जो थे, 3 राइटर्स जो थे, तो ये लोग विश्वसनीय थे। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने जो भी विवरण हमारे देश के बारे में किया है वो हमें रियलिस्टिक लगता है, मतलब असल प्रतीत होता है, मतलब जैसा उस समय था उसी प्रकार से इन लोगों ने लिखा है, ज्यादा बना के बातें नहीं लिखी हैं। जैसे कि ईरान का जो टेसियस आया था उसने लिखी थी, उस टाइप से नहीं लिखा है। तो ये ज्यादा विश्वसनीय लोग थे। अब हम बात करते हैं कि मौर्य कालीन में कौन कौन से लेखक और राजदूत आए थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस के बारे में। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, बिंदुसार कौन थे और अशोक कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो दोस्तों, नंद डायनेस्टी का जो किंग था धनानंद, ये बहुत ही अतताई राजा था, बहुत ही खतरनाक राजा था। इससे यहाँ की प्रजा वगैरह जो थी वहां की, वो बहुत ही परेशान थी। उनमें से एक चाणक्य नाम का एक व्यक्ति था, जिसको हम आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उसे ट्रेनिंग देके, चाहे वेपन्स की ट्रेनिंग हो और ग्रंथों की ट्रेनिंग हो, मतलब हर तरीके से उसको ऐसा ट्रेन किया कि उसको राजा के लिए खड़ा कर दिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया और राजा बन गया और पूरे भारत को बड़े तरीके से विस्तार किया और हमारे भारत देश का सबसे महान राजाओं में से एक है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों, इनके ही समय में उस समय ही अलेक्जेंडर वगैरह भी थे। तो अलेक्जेंडर की मौत हो गई थी, उसके पश्चात उसके बाद जो थे सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर के प्रमुख आप बोल सकते हैं सेना प्रमुख जो थे। तो वो चाहते थे कि भारत में शासन हो उनका, ग्रीक लोगों का, सीरिया लोगों का, तो सीरिया के लोगों का। तो उन्होंने क्या किया कि कोशिश की भारत को जीतने की, लेकिन वो चंद्रगुप्त की आर्मी द्वारा हारे गए थे। और फिर उन्होंने क्या है, समझौता कर लिया था और अपनी बेटी हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करा दिया था। तो ये सब आपको अभी इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे महान राजाओं में से एक हैं। और इनके समय पे भारत इतना बड़ा था जो कि आज भी इतना बड़ा नहीं है भारत। मतलब आप समझ लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और जो अभी है ये सब, बांग्लादेश और ये सब देश वगैरह है ना, ये 3-4 देश मिलकर एक पूरे भारतवर्ष का निर्माण करते थे। इतना बड़ा भारतवर्ष था। तो दोस्तों, उस समय सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत आप समझते होंगे एम्बेसडर का काम क्या होता है। कोई भी राजा, जैसे मान लीजिए अभी आप सुनते हैं कि मोदी जी यात्रा करने जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, तो या कहीं जा रहे हैं, तो जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है रशिया और इंडिया के बीच, या इंडिया अमेरिका के बीच, या किसी देश मतलब अमेरिका रशिया के बीच, तो ये आपस में संपर्क कैसे करते हैं। तो उस समय तो दोस्तों मोबाइल वगैरह होते नहीं थे
और अभी भी दोस्तों रोज तो जाएंगे नहीं, यदि कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो रोज तो हमारे पीएम या उनके पीएम रोज तो आएंगे जाएंगे नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक राजदूत अपने देश का, मतलब जो आप समझ लीजिए हमारे देश का एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है ना, वह वहां पे दूसरे देश में बैठ जाता है, दूसरे देश में एक ऑफिस बना लेता है, एम्बेसी जिसको बोलते हैं। तो उसका जो प्रमुख होता है उसी को एम्बेसडर बोलते हैं या राजदूत बोलते हैं। तो वो आपस में डील करता है वहां की प्रधानमंत्री वगैरह से, वहां की सरकार से, और वो हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करता है। ऐसे ही मतलब जैसे हमारे देश में भी दिल्ली में बहुत सारे ऑफिस हैं अलग अलग देश के, रशिया के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, है ना, जर्मन के, ग्रीस के, अलग अलग देशों के, मतलब कई देशों के ऐसे ये हैं। तो और राजदूतों के जरिए मतलब हमारे देश की वो इमेज बरकरार रहती है। तो ऐसे ही जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत एम्बेसडर ये थे मेगास्थनीज, हमारे इंडिया में आए थे। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इसको आप याद रखिएगा। और दूसरी चीज, अब देखिए मौर्य काल में आए थे ये, जब मौर्य लोग अपने चरम पर थे तो उस समय आए थे। तो सीधी सी बात है ये मौर्य के बारे में ही लिखेंगे कि मौर्य लोगों की क्या बोलते समाज कैसा था, यहाँ की संस्कृति कैसी थी, यहाँ पे लोग कपड़े कैसे पहनते थे, क्या व्यापार करते थे। और इनने ये भी लिखा था कि यहाँ की जो सेना थी उनमें खासा इंटरेस्ट यहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य रखते थे, उनको सैलरी भी प्रोवाइड करते थे। ये सब, इस सब के बारे में जानकारी इन्होंने अपनी बुक इंडिका नाम की एक बुक में दी है। तो दोस्तों कभी क्वेश्चन आए मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, तो याद रखिएगा इंडिका बुक लिखी है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इन सभी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेगास्थनीज, ठीक है, और इनकी बुक इंडिका। अब दूसरा हम बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के एक पुत्र भी हुए बिंदुसार करके थे। जो बिंदुसार थे वो यहाँ के राजा बन गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या हुआ कि सन्यास ले लिया, ठीक है, और जैन धर्म को अपना लिया था बाद में, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों बिंदुसार यहाँ के राजा बन गए। तो उस समय भी मतलब सीरिया से कुछ एक राजा थे आंतियोकस करके राजा थे, तो उनके एम्बेसडर अब भारत में आए। तो अब जैसे मान लीजिए, आप सोच लीजिए कि पहले अपने वो थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, तो हमारे भारत का कोई एम्बेसडर रहा होगा वहां पे अमेरिका वगैरह में, रूस में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी। तो अब मान लीजिए मोदी जी बन गए, तो वो एम्बेसडर जो था उसका रिटायरमेंट हो गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो फिर दूसरा पहुंच गया। तो ऐसे ही इनके समय पे भी सीरिया के राजा जो थे ऑन्तियोकस, फिर इनने अपना जो एम्बेसडर है वो बिंदुसार राजा के समय पर भेजा था, जिसका नाम था डाइमेकस। तो डाइमेकस किसने भेजा था? ये सीरिया के राजा ने भेजा था। और किसके समय भेजा था? तो ये भेजा था बिंदुसार के समय पर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अब हम लास्ट में, अब इन्होंने भी वही लिखा मौर्य युग के बारे में, क्योंकि मौर्य काल में आए हुए थे और भारत की बारे में जानकारी लिख रहे थे, और अपने मतलब इंडिया और सीरिया के रिलेशन के बारे में लिखा होगा इन्होंने, और मौर्य युग के बारे में लिखा था क्योंकि इसी समय पर आए थे। अब तीसरे हैं डायोनीसियस। तो डायोनीसियस जो है वो मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। तो टॉलमी फिलाडेल्फस कहां के राजा थे? मिस्र के। मिस्र को आप इजिप्ट के नाम से जानते हैं, वही इजिप्ट जहां पे ममी वगैरह होती हैं, पिरामिड वगैरह रहते हैं। तो वहां के जो राजदूत थे, वहां से जो आए टॉलमी फिलाडेल्फस के राजा के जो राजदूत थे डायोनीसियस, वह भारत आए। वे कब आए? जब सम्राट अशोक थे यहाँ पे राजा। तो सम्राट अशोक कौन थे? सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि जो सम्राट अशोक थे, बिंदुसार जो थे दोस्तों राजा, वो उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ जीत लिया था, बहुत सारा एरिया जीत लिया था, लेकिन बिंदुसार की जो वो नीति वैसी विस्तारवादी नीति नहीं थी, मतलब और ज्यादा शासन करने की नहीं थी। वो केवल शासन चलाने में, शांति से चलाने में विश्वास रखते थे। लेकिन उनके बाद इनके पुत्र अशोक बने राजा, ठीक है। तो दोस्तों अशोक राजा के भी कई भाई थे जो कि बहुत ज्यादा दुष्ट टाइप के थे, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा पढ़ा है मैंने कि इन भाइयों की कई लड़ाई हुई, फिर उनमें से एक जीते थे सम्राट अशोक, तो वही वे वहां के राजा बने थे। और दोस्तों इन्होंने बहुत कठिन समय में अपना जीवन गुजारा था बचपन में, और कहते हैं इनकी मां की भी हत्या हो गई थी। तो ये उसके बाद से इतने ज्यादा क्रोधी हो गए थे, इतने ज्यादा दुखी हो गए थे
कि इनको पूरे मतलब एक ललक आ गई थी पूरे भारत को कब्जे में लाने की, एकजुट एक छत्र के बीच में लाने की। तो ये सम्राट अशोक इसलिए कहलाए। और दोस्तों इन्हीं के समय पर कलिंग मतलब ऐसा उड़ीसा को माना जाता है, तो कलिंग और इनके साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो कलिंग वॉर के नाम से जाना जाता है दोस्तों उस समय को भी। तो दोस्तों सम्राट अशोक के दरबार में कौन आए थे? डायोनीसियस आए थे। इजिप्ट के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने भेजा था उनको। तो अशोक राजा जो थे वो बहुत ही महान राजा थे। और ये जितने भी मौर्य राजा लोग थे, इन लोगों की सोच ये नहीं थी कि प्रजा को परेशान करना। इनका यह था कि सारा जो पूरा भारतवर्ष है उसमें सारे लोग मतलब गुलामी ना रहे उनकी, कोई किसी का भी गुलाम ना रहे। ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक ने गुलामी वगैरह भी, स्लेव प्रथा जो थी, दास प्रथा वगैरह, वो भी बहुत कुछ कम करवाई थी, लोगों का भला भी किया था। ऐसा नहीं है वॉर हुआ था, लेकिन ये लोग अच्छा चाहते थे। तो दोस्तों बहुत ही महान राजाओं में से ये थे। तो आपने देखा होगा हमारे तिरंगे में अशोक चक्र है, तो सम्राट अशोक का, तो दोस्तों सम्राट अशोक का ही मतलब एक प्रकार से प्रतीक था, ये सिंबल था अशोक चक्र, उसी से लिया गया है। तो सम्राट, तो आपने इन तीनों के बारे में जाना, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेगास्थनीज है और इन्होंने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। तो अभी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, और यदि समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो अब हम बात करते हैं बाकी के कुछ और भी लेखक थे, जैसे कि टॉलमी। ये 2nd सेंचुरी में भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो दोस्तों ये आप जरूर याद रखिएगा कि टॉलमी ने इंडियन ज्योग्राफी एक बुक लिखी थी, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि किसने इंडियन ज्योग्राफी बुक लिखी थी? तो टॉलमी ने लिखी थी, 2nd सेंचुरी में लिखी थी। और प्लिनी ये 1st सेंचुरी में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नाम की एक बुक लिखी थी भारत के बारे में। नेचुरल हिस्ट्री में दोस्तों इन्होंने ये बताया था कि भारत में कौन कौन से खनिज या मिनरल्स निकलते थे उस समय, या एनिमल्स यहाँ कौन कौन से प्रकार के जानवर होते थे, और प्लांट्स एंड ट्रीज, या मतलब कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियां, कौन कौन से प्रकार के पेड़ पौधे होते थे, इस सब के बारे में इन्होंने अपनी बुक नेचुरल हिस्ट्री में लिखा था। किसने? प्लिनी ने लिखा था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, तो ये एक बुक का नाम है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, जिसके लेखक के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी हमें कुछ भी इनके बारे में नहीं मालूम है कि कौन था इनका लेखक। और यह पुस्तक 80 एडी में लिखी गई थी, 80 ईस्वी में लिखी गई थी, जो कि इंडियन ओशियन का एक कोई ट्रेवलर रहा होगा कि जो हिंद महासागर के थ्रू आया होगा इंडिया में, इंडियन ओशियन से। तो उसने भारत के बंदरगांव, तो दोस्तों यहाँ इसका नाम क्या? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी और ओशियन। तो दोस्तों स्वाभाविक बात है, इसने बंदरगांव मतलब हार्बर, पोर्ट वगैरह के बारे में ही जानकारी दी थी उस बुक में। और व्यापारिक वस्तुएं मतलब यहाँ भारत से क्या क्या ट्रेड एंड एक्सपोर्ट वगैरह क्या होता था, उसके बारे में इस बुक में जानकारी दी थी। लेकिन इसका जो राइटर है वो कौन था, हमें इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। दोस्तों आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपको ये सब याद कैसे होगा। यदि आपको ये याद करना है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप सबसे पहले मेरा इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और लास्ट में आप क्या करिएगा कि बुक उठाइएगा, उसमें से उसको रीड करिएगा, जो कुछ भी मैंने आपको इसमें वीडियो में समझाया है। और आप अगले दिन एक आध बार हो सके तो फिर से एक बार रीड करें, और जब आपका वीक, एक सप्ताह हो जाए, उसके बाद आप फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लें, तो आपके दिमाग में परमानेंटली ये फिट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना सब कुछ याद कैसे होगा, आसानी से हो जाएगा ये। तो बस ऐसा ही जैसा मैंने आपको बताया उसको फॉलो करें तो आप जरूर याद कर लेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहूंगा। और दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, 20 मिनट से ज्यादा का हो गया है, 20 मिनट के करीब। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चीनी लेखक भारत में आए थे। तो दोस्तों चीनी लेखक जो है बौद्ध धर्म की जानकारी एकत्रित करने आए थे, और बहुत से अरबी लेखक भी भारत आए थे और अन्य लेखक आए थे, तो उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।